DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। मुझे यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 2021 में फर्स्ट रैंक मिली है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 में 196th रैंक मिली है। दोनों ही पेपर्स में मेरा ऑप्शनल बॉटनी था और आज इस वीडियो में हम बॉटनी की स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बॉटनी लेने के लिए हम उसके सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे। अगर बॉटनी के सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें तो ये काफ़ी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है और लाइफ साइंसेस की बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी स्कोरिंग भी हो सकता है। मेरा बायोलॉजी में ही अंडर ग्रेजुएशन और पीजी है, तो बॉटनी नेचुरली मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शनल चॉइस थी और इसको इन जनरल लाइफ साइंसेस के बच्चे कैसे कर सकते हैं इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले पहला यूनिट पेपर 1 का माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बेसिक माइक्रोबायोलॉजी की कोई भी बुक पढ़ी जा सकती है और प्लांट पैथोलॉजी के लिए मैंने एगरियास को सेलेक्टिवली रेफ़र किया था। तो माइक्रोबायोलॉजी में जैसे एक क्वेश्चन जनरली कंपलसरी क्वेश्चंस में आता ही है, एप्लीकेशंस ऑफ पर्टिकुलर माइक्रोब्स इन से सॉइल रेमेडिएशन और इंडस्ट्री एट्सेट्रा। तो इन सब के लिए एक पेज के नोट्स होना काफ़ी हैंडी रहता है। बाकी इसके माइक्रोबायोलॉजी में ज़रूरी है कि हमें माइक्रोब्स के नाम अच्छे से याद हों, सारे किंगडम्स में से प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गे एट्सेट्रा। प्लांट पैथोलॉजी भी काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन रहता है क्योंकि इसमें हमें लगभग 20 डिसीज़ ही याद करनी है और कौन सी 20 डिसीज़ याद करनी है ये हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके समझ में आता है। डिजीज़ मोस्टली रिपीट होती हैं और हर डिज़ीज़ का हमें फॉर्मेट सेम रखना होता है। हर बार वही फॉर्मेट पे सवाल आता है, डिज़ीज़, उसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स, सिम्टम्स और कंट्रोल मेजर्स। इसको सिंह पांडे जैन वाली बुक में भी सिलेक्टिवली कवर कर रखा है और वो भी उसके बारे में एक अच्छा रीड हो सकता है। इसके अलावा इस यूनिट में हमें इंडियन क्वारंटाइन लॉज के बारे में भी पढ़ना चाहिए, जैसे कि DIP एक्ट है या फिर क्वारंटाइन रूल्स की जो एजेंसी है उनके बारे में भी थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाना काम आता है। अगली यूनिट की बात करें तो अगली यूनिट है क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स एक पढ़ने में काफ़ी, सिलेबस देखने में काफ़ी सिंपल सा लगता है, कंसाइज लगता है, बट एक्चुअली बहुत लेंदी है क्योंकि हर फाइला में, हर डिवीज़न में हमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का लाइफ साइकिल और उनका इवोल्यूशन वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो पूरे क्रिप्टोग्राम्स के लिए मैंने एक ही बुक रेफ़र की थी, सिंह पांडे जैन, और इसमें से भी कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स या जीनस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अगेन हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके समझ में आता है कि ये वाले क्वेश्चंस पर्टिकुलरली काफ़ी बार रिपीट होते हैं। कुछ कभी कभी नए भी आते हैं, जैसे इस बार के पेपर में राइजोपस पर सवाल पूछा गया था जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पिछले 7-8 साल में नहीं है। तो क्रिप्टोग्राम्स हमें एक स्टैंडर्ड बुक से ठीक से कुछ लाइफ साइकिल्स को एटलीस्ट अच्छे से कवर करना पड़ेगा विद देयर लाइफ साइकिल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस पार्ट्स। थर्ड यूनिट फेनेरोग्राम्स की भी काफ़ी स्कोरिंग और इम्पॉर्टेंट यूनिट रहती है। इसमें हमें दो चीज़ें अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो कवर करनी है, एक जिम्नोस्पर्म्स और एक एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स अगेन हम किसी भी स्टैंडर्ड बुक से कवर कर सकते हैं, बट उसमें जो फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स हैं और इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स का जो कंसेप्ट है या फिर जिंको की एडवांस्ड फीचर्स, इस तरह के जो टॉपिक्स रहते हैं वो काफ़ी बार रिपीट होते हैं और इनको हमें स्पेशल फोकस के साथ किसी बुक से कवर करके शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। एंजियोस्पर्म्स में सिस्टमेटिक्स या टेक्सोनॉमी में फिर से ये काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है क्योंकि हर साल एक फैमिली एटलीस्ट आती ही है और हमें अराउंड 20 फैमिलीज़ अच्छे से याद करनी है। तो फैमिली लिखने का फॉर्मेट इन्फ्लोरेसेंस से शुरू होता है और फ्लोरल फार्मूला या सीड पर ख़त्म होता है। तो एक अच्छा फ्लोरल डायग्राम और कौन से फ्लावर का वो डायग्राम है ये मेंशन करना और सभी सारी सब हेडिंग्स के नीचे जैसे फ्लोरेसेंस, कैलिक्स, करोला, इनके नीचे
उनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना सफिशिएंट रहता है। इनको याद करने के लिए हम आसपास एक्चुअली इन फैमिली के फ्लावर्स को अगर ऑब्जर्व कर सकें तो वो हमें याद करने में हेल्प करता है। इसके अलावा टेक्सोनॉमी में जैसे हर्बेरिया, इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसके लिए गुरचरण सिंह एक अच्छी रेफरेंस बुक है। अगर इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स के अदर दूसरे टॉपिक्स की बात करें तो उसमें एम्ब्रायोलॉजी हमें पढ़नी है। उसके लिए मैंने सिर्फ भोजवानी एंड भटनागर रेफ़र की थी और उसमें एप्लीकेशंस वाला पार्ट भी अच्छे से कवर हो जाता है। अगला यूनिट है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसके लिए मैंने इकोनॉमिक बॉटनी बाय एस.एल. कोचर को रेफ़र किया था। इस बुक से मैंने हर टॉपिक के कंपाइलेशन बनाए थे, जैसे फाइबर यील्डिंग प्लांट या फिर गम यील्डिंग प्लांट या फिर डाई यील्डिंग प्लांट, और उन प्लांट की थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी जैसे कि फैमिली और उनका पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड, इन सब के छोटे से मैंने टेबुलेट उसको किया था। ये वाला पर्टिकुलर यूनिट मेरे को स्कोरिंग इसलिए लगता था क्योंकि ये बहुत जल्दी हम लिख पाते हैं, ये बहुत टाइम सेविंग होता है। लाइक 10 मार्क्स में हमें लगभग 1 पेज ही लिखना होता है, जो कि बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में काफ़ी कम वर्ड्स होते हैं, और इससे मेरा टाइम कवर होता था पेपर में, टाइम मैनेजमेंट में इजी मेरे लिए रहता था। अगला यूनिट हम बात करें तो मॉर्फोजेनेसिस, इसको भी हम एक स्टैंडर्ड बुक से कवर कर सकते हैं और थोड़ा प्लांट स्पेसिफिक मैनर में टिश्यू कल्चर के टॉपिक्स हमें कवर करने होंगे। मॉर्फोजेनेसिस के लिए मैंने कोई स्पेशल बुक रेफ़र ना करके ऑनलाइन रिसोर्सेज से उसको पढ़ा था, और जो पाथफाइंडर है बाय उषा मीना एंड प्रणव मिश्रा, उसको मॉर्फोजेनेसिस के लिए थोड़ा रेफ़र किया था। इसके अलावा अगर हम पेपर 2 की बात करें तो उसमें पहली यूनिट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो जनरल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं काफ़ी वैसा ही है। ज़ूलॉजी, बॉटनी जिनका ऑप्शनल रहता है या सब्जेक्ट रहता है, उनको सेल बायोलॉजी थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी लगता है। और इसमें बट हमें ये ध्यान देना है कि प्लांट स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेलिस या फिर प्लांट स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। सेल बायोलॉजी के बाद अगला यूनिट जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, उसको मेरे को ये पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअल है और इसमें एप्लीकेशन बेस्ड या एनालिटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसको मैंने स्टैंडर्ड बुक जो ग्रेजुएशन में पढ़ी थी उससे किया था, और इसके अलावा फिर से मैंने पाथफाइंडर बाय प्रणव मिश्रा इस टॉपिक के लिए भी काफ़ी रेफ़र की थी। इस यूनिट के बाद तीसरा यूनिट है प्लांट ब्रीडिंग वाला। ये टॉपिक मेरी ग्रेजुएशन में अच्छे से कवर नहीं था, तो इसको मैंने फिर से ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ा, जहाँ से भी मेरे को अच्छा लगा कि ये टॉपिक वहाँ अच्छा कवर हो रहा है जिस भी वेबसाइट पर। और इस टॉपिक में जो जितनी भी टेक्निक्स मेंशन्ड हैं उनका कंसेप्ट, उनका बेसिस समझना काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जैसे बैक क्रॉस का या मास सिलेक्शन का। इसी थर्ड यूनिट में बायोटेक्नोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स भी हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन काफ़ी बार एसेंशियल क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वो छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत न्यूमेरिकल नहीं होता है, बट जैसे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पे छोटा सा नोट या फिर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे छोटा सा नोट। तो जितने भी टॉपिक्स, थोड़े से ही टॉपिक्स मेंशन हैं, उन हर टॉपिक पे एक पेज का नोट हमें बना के रखना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी अगेन जो प्लांट स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि प्लांट स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र या जनरल टेक्निक्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र, ये काफ़ी बार पूछा जाता है और इस तरह के टॉपिक्स को करना रिलेटिवली सिंपल भी रहता है। इसके अलावा फोर्थ यूनिट है फिजियोलॉजी वाला, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये काफ़ी लेंदी और इसमें बहुत सारी साइकिल्स हैं, ऐसा यूनिट है। तो इसको मैंने एक ही बुक से रेफ़र किया था जो मेरे को ग्रेजुएशन के टाइम भी पढ़ाई गई थी, और मेरे को वो बुक अभी तक मतलब पूरे एमएससी में भी और यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी काफ़ी पसंद रही। एस.एल. कोचर एंड एस.के. गुजराल की प्लांट फिजियोलॉजी की बुक है। उन्होंने उसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल, इन सब के डायग्राम्स बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बता रखे हैं। बायोकेमिस्ट्री भी काफ़ी हद तक उस बुक से कवर हो जाती है। बाकी मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन सोर्सेज से किया था, जैसे कि AK लेक्चर्स फॉर बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा जो फिफ्थ यूनिट है इकोलॉजी एंड प्लांट जियोग्राफी, इसमें ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स से थोड़ा ओवरलैप करता है, और जो हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं उसको इस यूनिट में इनकॉर्पोरेट करने का थोड़ा स्कोप रहता है। तो इकोलॉजी मैंने PD शर्मा से किया था, जो उसका स्टैटिक पार्ट है, जैसे कि सक्सेशन या बायोरेमेडिएशन एट्सेट्रा। और इसके अलावा जो प्लांट जियोग्राफी वाला पार्ट है, या जो इकोलॉजी के करंट इवेंट्स वाले पार्ट हैं,
उसको मैंने काफ़ी जैसे शंकर IAS की इन्वायरमेंट की जो बुक है उससे, या फिर जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ती थी उससे इस टॉपिक के लिए नोट्स बनाने का ट्राई किया था। जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है, या फिर कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की कुछ हम टारगेट्स मीट कर रहे हैं, या कुछ नया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब इस टॉपिक में हमें मेंशन करने का स्कोप रहता है, और वो काफ़ी इम्प्रेसिव भी रहता है अगर हम उन सब करंट इवेंट्स को इस टॉपिक के आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करें। तो ये तो ओवरऑल अगर हम बॉटनी स्ट्रैटेजी की बात करें तो इस तरह से हम सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर हम IAS और IFOS दोनों के लिए बॉटनी ऑप्शनल रख रहे हैं तो थोड़ा सा हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर एनालाइज करना होगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट रहते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज में और सिविल सर्विसेज में। फॉरेस्ट सर्विसेज के फेवरेट क्वेश्चंस कुछ अलग है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर वहाँ पे कई बार पूछा गया है, बट सिविल सर्विसेज मेंस में उस पर क्वेश्चन नहीं आया है। तो इस तरह से हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत ध्यान रखना होगा कि कौन से पेपर में क्या पूछा जाता है, और उसके बेसिस पे अपने सिलेबस को, अपनी रीडिंग को लिमिट करना होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स से मैं सजेस्ट करूँगी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हम डिफरेंट अलग अलग करके अलग अलग पेजेस पर उनको लिख लें। एक निखिल सर का डॉक्यूमेंट है 2017 का, जहाँ पे उन्होंने 2016 तक के पेपर्स को या 2015 तक के पेपर्स को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है। उसके आगे के पेपर्स को भी हमें टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके उनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। ये तो हमारी प्रिपरेशन की बात हुई। अगर मैं एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो वहाँ पे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमें 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से 2 एसेंशियल होते हैं, और 2 सेक्शंस में से एक क्वेश्चन एसेंशियली दोनों सेक्शंस में लेना होता है। तो आराम से एटलीस्ट 5 मिनट लगा करके हमें क्वेश्चन सेलेक्ट करने चाहिए कि 8 में से कौन से 5 हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं और कॉम्बिनेशंस हमें देखना है कि कौन से कॉम्बिनेशंस हम बेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आराम से एक बार क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के बाद उनको फिक्स कर देना चाहिए। उनको बार बार हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके जगह ये वाला किया होता तो बेटर रहता। जो एक बार डिसाइड किया उसके साथ हमें उसको कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करना चाहिए। और विद इन पेपर अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो मैंने हर क्वेश्चन को 35 मिनट्स देने हैं, इस तरह का टाइम डिवीज़न किया था। ये थोड़ा बहुत वेरी करता है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा लिखना होता है, कुछ क्वेश्चंस में हमें कम वर्ड्स लिखने होते हैं। तो ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि लास्ट का जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें आधा घंटा रहे, तो दैट वुड ऑल्सो बी अ गुड मैनेजमेंट ऑफ टाइम। इसके अलावा डायग्राम्स मैंने देखा है कि हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपको पॉसिबल हो डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट करने से स्कोरिंग शायद मेरे को ऐसा फील होता है कि बेटर होती है। इसमें आप कलर्ड पेन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट रेड पेन का यूज़ नहीं करना होता है पेपर पे। तो इस ओवरऑल स्ट्रेटेजी के अलावा अगर हम कोई स्टैंडर्ड बुक मिस कर रहे हैं या हम कुछ नहीं पढ़ पाए हैं तो उसमें ज़्यादा बहुत चिंता की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर में आया है उस टॉपिक से सिर्फ उतना करके भी हम एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। और इन टॉपिक्स में से जो टॉपिक्स मैं नहीं पढ़ पाती थी स्टैंडर्ड बुक से, तो उसके लिए मैंने पाथफाइंडर ऑफ लाइफ साइंसेज ही रेफ़र की, और कुछ टॉपिक्स उसके बाद भी मेरे छूट गए। तो ये बॉटनी ऑप्शनल को लेके मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी और ये मेरी बुक लिस्ट थी। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन में कुछ और बुक लिस्ट रेफ़र की हो या आपने कुछ और स्ट्रैटेजीज़ सुनी होंगी, तो जो आपके लिए सूटेबल हो उसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को कस्टमाइज़ कीजिए। बस सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। और आई होप कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।